हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अचीव नेट जीआरएफ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोनिका। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है पीवाईक्यू से रिलेटेड, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट जून 2023 के पीवाईक्यू। जो एग्ज़ाम हुआ था कॉमर्स का 13 जून को, उसके पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड पीवाईक्यूज आए हैं, जो भी क्वेश्चंस बने हैं, उनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और पीवाईक्यू विद आंसर की आपको इस पूरी वीडियो में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। उसको जाकर आप वहां से उसको पीडीएफ को ले सकते हो। जो आज हम पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं वो पेपर 2 कॉमर्स इनकम टैक्स एक्ट के पीवाईक्यू है। ये ओनली इनकम टैक्स एक्ट के पीवाईक्यू है, जो कि आज इस कंप्लीट वीडियो में रहने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो आते हैं पहले अपने क्वेश्चन पर। Which of the followings cannot use ITR 1 form to fill return under the Income Tax Act? मतलब कौन सा एसएससी है या पर्सन है जो ITR 1 को फाइल नहीं कर सकता। इसके पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, एन इंडिविजुअल हु इज़ अ डायरेक्टर इन ए कंपनी। अगर वो डायरेक्टर है किसी कंपनी के अंदर, क्या वो फाइल कर सकता है या नहीं, ये ए ऑप्शन है। फिर उसके बाद आते हैं बी ऑप्शन पर, एन इंडिविजुअल हु हैज़ एनी एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। थर्ड ऑप्शन है एन इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज़। फोर्थ ऑप्शन है एन इंडिविजुअल हु हैज़ इनकम from any sources outside India, an individual who has any unlisted equity share at any time during the previous year। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके बाद आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज करना है, ए, बी एंड सी एंड डी। फिर है ए, बी, डी एंड ई, ए, सी एंड ई, बी, सी एंड ई। तो आपको इसमें से बताना है करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है। फिर उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, क्या क्या इसके अंदर पॉइंट्स आते हैं, जिसमें से आगे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। अभी आप देखिए आपको क्या लगता है, फिर मैं आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताती हूँ क्या है। ऐसा पर्सन जो आईटीआर फाइल नहीं कर सकता, उसके बारे में आपको बताना है। कौन है जो आईटीआर फाइल नहीं कर सकता, क्या क्या उसकी कंडीशन है, क्या क्या उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको लेकर ये क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन पर आते हैं कौन कौन आईटीआर फाइल नहीं कर सकता। सबसे पहले हमारा राइट ऑप्शन है सेकंड, जिसमें ए, बी, डी एंड ई पॉइंट को करेक्ट बताया है, जो आईटीआर 1 को फाइल नहीं कर सकते। कौन कौन है वो पर्सन? हु इज़ द डायरेक्टर इन ए कंपनी। जो डायरेक्टर है किसी कंपनी के अंदर, वो आईटीआर 1 को फाइल नहीं कर सकता। जिसकी एसेट लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, वो भी आईटीआर 1 को फाइल नहीं कर सकता। आपको पता होगा इनकम जिसकी 50 लाख से कम है वो आईटीआर 1 को फाइल करते हैं, तो सी पॉइंट हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा। फिर आते हैं डी पॉइंट पर, जिसमें पूछा है उसने एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, उसकी कोई सोर्स है, इनकम सोर्स है आउटसाइड इंडिया, और ऐसा इंडिविजुअल उसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट की हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये दोनों पॉइंट करेक्ट है, तो डी भी हमारा इसके अंदर आ जाएगा। सॉरी, ये ई पॉइंट है जिसको ये ऑप्शन में आना रह गया। यहाँ से ये डी पॉइंट है, एन इंडिविजुअल हु हैज़ एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ए, बी, डी एंड ई, क्योंकि सी हमारा करेक्ट आंसर है कि आईटीआर 1 फाइल आप कर सकते हो जिसकी इनकम 50 लाख से कम है। लेकिन इसके अंदर क्या पूछा है, जो आईटीआर फाइल नहीं कर सकता, तो ये ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे।
अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। ITR 1 को सहज के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन है जो को फुलफिल करने के बाद आप ITR 1 को फाइल कर सकते हो। एप्लीकेबल टू सैलरीज पर्सन हु हैज़ अ इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, ऐसे पर्सन जिनकी सैलरी से रिलेटेड इनकम आती है या वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आती है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आती है, वो ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, जिनकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा ना हो और साथ ही साथ इनकम जो टोटल इनकम होती है 50 लाख से ज़्यादा ना हो, तभी वो ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। अब आते हैं कौन कौन है जो ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते। नॉट एप्लीकेबल टू HUF, ये HUF नॉन रेजिडेंस एंड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस के ऊपर अप्लाई नहीं होता। मतलब HUF हो, NR हो, NOR हो, ये आपके ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आते हैं इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर इन ए कंपनी और हैज़ इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर। मतलब कोई डायरेक्टर हो सकता है कंपनी का और किसी ने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, तो वो भी ITR 1 को फाइल नहीं कर सकता। उसके बाद आते हैं दूज हैविंग फॉरेन एसेट्स एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया, वो भी ITR 1 को फाइल नहीं कर सकता। जिसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है और कैपिटल गेन है या बिजनेस इनकम है, वो भी ITR 1 को फाइल नहीं कर सकता। जिसकी इनकम एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से आती है, वो भी ITR 1 को फाइल नहीं कर सकता। जिसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, वो भी ITR 1 को फाइल नहीं कर सकता। थोड़ा सा और पढ़ते हैं ITR 2 के बारे में। ITR 2 में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। फॉर इंडिविजुअल एंड HUF नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एंड नॉट एलिजिबल फॉर ITR 1। मतलब ऐसे पर्सन जो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते और जो इंडिविजुअल है, HUF है, जिनकी इनकम प्रॉफिट एंड गेन और बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं आती, वो ITR 2 को फाइल कर सकते हैं। ITR 3 के अंदर क्या है, फॉर इंडिविजुअल एंड HUF हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ITR 3 को कौन फाइल कर सकता है, ऐसे पर्सन इंडिविजुअल हो सकते हैं, वो HUF हो सकते हैं, जिनकी इनकम आती है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन से, वो ITR 3 को फाइल कर सकते हैं। ITR 4 को कौन फाइल कर सकता है, ITR 4 को सुगम के नाम से जाना जाता है। इसमें इंडिविजुअल हो सकता है, HUF हो सकता है, फर्म हो सकती है, वो ITR 4 को फाइल कर सकते हैं। लेकिन ITR 4 में LLP को इंक्लूड नहीं किया जाता। उसके बाद आते हैं हु आर रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख रुपए। ऐसा रेजिडेंट जिसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, जो कि ITR 1 की कंडीशन है 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी 50 लाख से ज़्यादा है तो वो कौन सी फाइल करेगा, ITR 4 को फाइल करेगा। एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज़ कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44 AD, 44 ADA एंड 44 AE, जो कि हमारी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होती है। वो अगर उनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर आती है, तो वो क्या करेंगे, ITR 4 को फाइल करेंगे। आपको ये सब डिटेल में पढ़ना है तो इससे रिलेटेड टॉपिक वाइज वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगी, उसको आप जाकर देख सकते हो। और ITR 4 को कौन कौन फाइल नहीं कर सकता, आइदर डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी और इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर।
ये सेम कंडीशन है ITR 1 की, जो कि ITR 1 के अंदर भी थी और ITR 4 के अंदर भी है, जो फाइल नहीं कर सकते। डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी फाइल नहीं कर सकते ITR 4 को, और जिसने इन्वेस्टमेंट की हो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर के अंदर, वो भी ITR 4 को फाइल नहीं कर सकते। ये भी आपके लिए वही है, मैंने चार्ट इसलिए आपको प्रोवाइड करवाए हैं एक्स्ट्रा, ताकि आपको कोई डाउट हो या कोई क्लैरिफिकेशन ना हो किसी पॉइंट को लेकर, तो आप उसको अच्छे से क्लैरिफाई कर सके। तो ये आपको कंप्लीट पूरा चार्ट है ITR 1 से लेकर 7 तक, आप इसको कंप्लीट देख सकते हो। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस से रिलेटेड। तो इसको पढ़ते हैं। ए इज एंटाइटल टू चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस एट द रेट ₹80 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चाइल्ड। मतलब वो 80 पर चाइल्ड, उसके 3 बच्चे हैं और एजुकेशन चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस ले रहा है वो 80 पर मंथ। उसकी टोटल अमाउंट होती है 240 पर मंथ। इट विल बी अजम्प्टेड टू द एक्सटेंड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब उसकी किस लिमिट तक अजम्प्ट हो सकती है उसकी चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। मतलब 80 के अकॉर्डिंग 3 चाइल्ड है तो उसकी क्या हो गई, 240 हो गई उसकी अमाउंट। अजम्प्ट कहाँ तक होगी, अजम्प्ट होती है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस 2 चाइल्ड के लिए। तो आप बताइए इसमें से ऑप्शन आपको क्या करेक्ट लगता है। 2 चाइल्ड के लिए एजुकेशन अलाउंस अजम्प्ट होती है, 3rd चाइल्ड के लिए नहीं होती। ओनली आपके जो 2 चाइल्ड होंगे उनकी लिमिट के अकॉर्डिंग ही इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो आप देखिए आपको कौन सा करेक्ट लगता है, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर मैच कीजिए। तो इसके आंसर पर आते हैं। इसका आंसर है 160 पर मंथ। इसकी क्लैरिफिकेशन क्या है, जो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस होता है वो होता है 100 पर मंथ पर चाइल्ड पर, मतलब मैक्सिमम फॉर 2 चाइल्ड। मतलब आपको जो आपके चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस जो भी पर्सन ले रहा है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए लिमिट होती है 100 पर चाइल्ड पर मंथ, और मैक्सिमम चाइल्ड की कितनी होती है 2 चाइल्ड मैक्सिमम आप उसकी अजम्प्ट कर सकते हो, अजम्पशन ले सकते हो। तो इस केस में क्या है, इस केस में आपको 80 पर चाइल्ड की उसको हो रही है। तो कितना होगा, 80 के अकॉर्डिंग से 2 चाइल्ड की ही की जाएगी, 3rd चाइल्ड उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो 80 × 2 160 पर मंथ उसको अजम्प्ट उसकी हो जाएगी। और हाँ, ये आप साथ में ही पढ़ सकते हो। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस के केस में क्या होता है, 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। मतलब चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस में तो 100 पर चाइल्ड होता है, लेकिन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस के अंदर 300 पर चाइल्ड पर मंथ और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस के लिए होता है। उसके बाद आते हैं हमारे 3rd क्वेश्चन पर। हमारा 3rd क्वेश्चन है ITR को फाइल करने से रिलेटेड, इसकी प्रोसेस से रिलेटेड। सीक्वेंस द प्रोसीड्यूर्स फॉर ई फाइलिंग ऑफ ITR 1 एंड ITR 2। तो इसके अंदर बताना है ITR 1 एंड ITR 2 की प्रोसेस क्या होती है, इसको किस तरह से फाइल करते हैं, इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो किस तरह होती है, उसको लेकर ये क्वेश्चन है। तो आप देखिए इसकी सीक्वेंस क्या होते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, ITR 1 को या ITR 2 को फाइल करने के लिए ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इनसे आपको सीक्वेंस को बनाना है कि आप कौन से सीक्वेंस आपको ठीक लग रहा है, किस सीक्वेंस से ITR 1 ITR 2 को फाइल किया जाता है। अब आते हैं आंसर पर। तो सबसे पहले ITR 1 और ITR 2 को फाइल करने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें
रजिस्टर करना होगा अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग, अपने नाम के अकॉर्डिंग, वो सब उसके अंदर आता है। तो हमको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा ITR 1 को ई फाइल करने के लिए। फिर क्या करना होगा, फिर इसको लॉगिन करना होगा। जो भी आपने अपना नंबर दिया होगा, अपना ईमेल आईडी दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका जो पासवर्ड बना होगा, फिर आप उसको लॉगिन करते हो। लॉगिन करने के बाद क्या होता है, फिर डाउनलोडिंग यूटिलिटी एंड प्रिपेयरिंग द रिटर्न, उसको आप डाउनलोड करते हो। फिर उसके बाद क्या करते हो, ई फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बाद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को आप फाइल करते हो। और एंड में आप क्या करते हो, एंड में होती है वेरिफिकेशन। जो आपकी वेरिफिकेशन होती है, जिसमें कंप्लीट आपकी प्रोसेस की, आपने जो भी स्टेप को फॉलो किया है उसको आप वेरीफाई करते हो कि हाँ मैंने ये करेक्ट करा है, उसको आप सबमिट कर देते हो। ये होती है ITR ई फाइलिंग ऑफ ITR 1 एंड ITR 2 की सीक्वेंस को, इस अकॉर्डिंग हम ITR को फाइल करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। ये हमारा है एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड। इफ द असेसी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, द एग्रीकल्चर इन दैट केस शैल बी। मतलब कोई असेसी है, वो बिजनेस में एंगेज है कि वो टी को ग्रोविंग भी करता है और मैन्युफैक्चर भी कर रहा है इंडिया के अंदर, तो उसकी एग्रीकल्चर इनकम का कितना % पार्ट होगा उसके बिजनेस का, वो आपको बताना है। इसका एक पूरा चार्ट है जिसमें अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर ढूंढिए, क्या होगा इसका आंसर। तो इसके आंसर पर आते हैं। इसका आंसर है 60-40 का रेशियो होता है टी के केस में। जब आप ऐसे बिजनेस में इंक्लूड होते हो, ऐसे बिजनेस में इंगेज होते हो जो कि आपका टी मैन्युफैक्चरिंग और ग्रोविंग से रिलेटेड होता है, उसमें एग्रीकल्चर का पार्ट होता है 60% आपके बिजनेस का, और नॉन एग्रीकल्चर का पार्ट होता है 40%। तो इसका आंसर आएगा 60% ऑफ द इनकम ऑफ सच बिजनेस, जो कि थर्ड पॉइंट आपका करेक्ट है। तो इसको पढ़ते हैं, इसका पार्शली एग्रीकल्चर एंड पार्शली नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्टीशन कैसे होता है। ग्रोविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्री, जब आप ऐसे बिजनेस में एंगेज हैं जो कि टी से रिलेटेड है, जिसमें आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो टी को और ग्रोविंग कर रहे हो, तो उस पर कौन सा रूल अप्लाई होता है, रूल 8 अप्लाई होता है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी बिजनेस की इनकम 60% ऑफ बिजनेस इनकम तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बन जाती है, और जो 40% इनकम है आपकी बिजनेस की, वो आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बन जाती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने ऐसे बिजनेस से 2 लाख रुपए अर्न किए हैं, तो आपका 2 लाख रुपए का 60% मतलब 1,20,000 रुपये तो आपका एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट हो जाएगा, और जो आपके 80,000 रुपीज़ रिमेन होंगे वो आपके नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बन जाएगा। इसके बाद आते हैं रबड़ एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से रिलेटेड। आपको इन अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ इस पॉइंट को, कि आगे आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप उसको सॉल्व कर सके। जब आप रबड़ के बिजनेस में इंक्लूड होते हो तो आप पर रूल अप्लाई होता है 7A का। 7A का रूल क्या कहता है, जिसमें इंटीग्रेशन होता है 60 और 65 और 35% का, जिसमें आपकी इनकम का 65% तो आपका एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बन जाएगा, और 35% आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बन जाएगा, जब आप बिजनेस कर रहे हो रबड़ के मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उस बिजनेस से रिलेटेड हो। उसके बाद आते हैं कॉफ़ी ग्राउंड एंड कर्ड बाय सेलर्स।
मतलब आप कॉफ़ी को ग्राउंड भी कर रहे हो और कर्ड बाय सेलर्स, तो आप पर रूल अप्लाई होता है 7B और 1 का, जिसके अंदर इंटीग्रेशन कैसे होता है 75 और 25 का इंटीग्रेशन होता है, जिसमें 75% इनकम बिजनेस की आपकी वो हो जाती है एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट, और 25% इनकम आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट हो जाती है। फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, कॉफ़ी ग्राउंड कर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय द सेलर इन इंडिया और विदाउट मिक्सिंग एनी फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स। मतलब आप कॉफ़ी को ग्राउंड भी कर रहे हो, कर्ड भी कर रहे हो, रोस्ट भी कर रहे हो, एंड ग्राउंडेड बाय द सेलर, और विदाउट मिक्सिंग एनी फ्लेवर इंग्रेडिएंट्स, मतलब आप उसमें कोई फ्लेवर को मिक्स नहीं कर रहे हो। उस केस में आप पर अप्लाई होता है 7B 1A का रूल अप्लाई होता है, जिसमें 60-40 का रेशो होता है इंटीग्रेशन का, जिसमें 60% ऑफ इनकम आपकी बिजनेस की वो हो जाती है एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट, और जो 40% इनकम है वो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बन जाती है। आई होप ये चार्ट आपको समझ में आया हो। इससे रिलेटेड आपको कंप्लीट वीडियोस देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरी वीडियोस हैं, अलग अलग टॉपिक वाइज, आप उनको जाकर देख सकते हो। अब आते हैं अपने 5th क्वेश्चन पर, टैक्स हॉलीडे अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 have been used in the context of which of the following section। मतलब कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग टैक्स हॉलीडे आता है, तो आप इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं, सेक्शन 81A, सेक्शन 80D, सेक्शन 80CCC, सेक्शन 10/5। ये आपके ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है, टैक्स हॉलीडे किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन भी है किसके अंदर आता है। तो अभी आप अपना आंसर जो भी आप सोच रहे हो उसको देखिए और कमेंट के अंदर आप बता सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते हो जो भी वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेक्शन है और आप इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही आपको मेरी वीडियोस मिलने वाली हैं रिकॉर्डेड, क्योंकि लाइव के लिए इतना ना तो मेरे पास बैकअप है, तो आपको ऐसे ही रिकॉर्डेड मिलेंगे सेशन, लेकिन आपकी प्रिपरेशन में एफर्ट्स मेरे ज़रूर रहेंगे कि आपकी अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन हो। तो अपना आंसर चूज़ कीजिए, कौन सा आंसर है आपका। अब आते हैं अपने आंसर पर। इसका आंसर है सेक्शन 81A, जिसके अंदर टैक्स हॉलीडेज कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन 81A क्या कहता है, ये उन बिजनेस पर अप्लाई होता है। टैक्स हॉलीडेज का क्या मतलब है, मतलब ऐसे बिजनेस जो कि 81A के अकॉर्डिंग ऐसे बिजनेस को टैक्स हॉलीडे मतलब टैक्स से छूट दी जाती है, जो कि सेक्शन 81A के अंदर आते हैं, जिनको रिलीफ दिया जाता है कुछ सालों का। उसके बारे में पढ़ेंगे कि अगर वो इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं या इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको टैक्स से कुछ सालों के लिए रिलीफ दिया जाता है, जिसको हम टैक्स हॉलीडे बोलते हैं। तो पढ़ते हैं सेक्शन 81A क्या कहता है। ये कौन से बिजनेस के लिए एलिजिबल है, डेवलपिंग और ऑपरेशन एंड मेंटेनिंग और डेवलपिंग ऑपरेटिंग मेंटेनिंग एनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ऐसे बिजनेस जो डेवलपिंग में, ऑपरेशन में और मेंटेनिंग में इंक्लूड है, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी से रिलेटेड, तो उनको रिलीफ दिया जाता है टैक्स हॉलीडे का। जिनको रिलीफ किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, एलिजिबल हैं ये 1/4 1995 से लेकर और 1/4 2017 के बीच में जो भी इस तरह के बिजनेस में इंक्लूड होता है ये उनके लिए है। तो इसमें अप्लाई क्या होता है, पीरियड ऑफ डिडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऑफ रोड और ए ब्रिज और ए रेल सिस्टम और ए हाईवे प्रोजेक्ट
और ए वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। तो इनको कितने साल की दी जाती है? 10 consecutive assessment years out of 20 years beginning from the year which the enterprise develops or beginning to operate the eligible business। मतलब ये 10 कंजर्वेटिव असेसमेंट ईयर के लिए दिया जाता है आउट ऑफ 20 ईयर्स बिगनिंग के। मतलब जो भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, जब से भी उसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है या डेवलपिंग एक्टिविटीज स्टार्ट हुई है, तब से लेकर जो भी आपके 20 साल होंगे, उसमें से आपके जो 10 कंसेक्टिव असेसमेंट ईयर होंगे, उसको लेकर आपको टैक्स हॉलीडेज या टैक्स से रिलीफ मिलेगा। तो इसमें डिडक्शन क्या होंगी? 100% ऑफ द प्रॉफिट एंड गेनिंग डिराइव्स फ्रॉम सच बिजनेस फ्रॉम 10 कंजर्वेटिव असेसमेंट ईयर। मतलब 10 साल होंगे आपके, उसमें आपका जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट आपने ड्राइव किया है इन सच एक्टिविटीज से, वो आपका डिडक्शन हो जाएगा, उस पर आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी। वो इन सब के अंदर आता है। फिर आते हैं इंडस्ट्रियल पार्क, जो भी 1997 से लेकर 31/3/2011 के बीच में आए हैं, उनको लेकर भी यही कंडीशन अप्लाई होती है। 10 सालों के लिए उनके जो भी प्रॉफिट्स होंगे, जो उन्होंने इंडस्ट्रियल पार्क से गेन किए हैं, वो आपके 100% डिडक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं पावर अंडरटेकिंग, जिसका जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप हुआ है 1/4/1993 से लेकर 31/3/2017 तक। उसको लेकर क्या है? उसको लेकर एलिजिबिलिटी है कि आपके जो 10 साल हैं उसमें 100% आपका प्रॉफिट डिडक्ट हो जाएगा। इसके बाद के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी पढ़ सकते हो, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, तो मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता दिए हैं। इसके बाद आते हैं, मैंने एक और स्लाइड ऐड की है जो भी करंट से रिलेटेड है, जिससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। स्टार्टअप टैक्स हॉलीडे क्या होता है? Startup tax holiday have been established to encourage and aid businesses in their formative stages of development and hence Section 81A(c) was established। मतलब ये 2023 के बजट के अंदर आया है सेक्शन 81A(c). किसके लिए आया है ये? स्टार्टअप, जो नए स्टार्टअप हो रहे हैं या नए बिजनेस बन रहे हैं, उनके लिए आया है, ताकि उनको एंकरेजमेंट मिले या वो नए नए प्रोजेक्ट को लेकर आए, जिससे उनको टैक्स में भी रिलीफ देती है गवर्नमेंट और उनको और भी फैसिलिटीज़ देती है। तो उनको पढ़ते हैं। सेक्शन 81A(c) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एस्टैब्लिश ए स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड by the Department of Industry, Policy and Promotion of Demand Tax Assumption for the 3 consecutive financial year। मतलब ये स्टार्टअप्स, जो भी नए स्टार्टअप्स बन रहे हैं, जिनको जो भी बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, उनको लेकर ये 3 सालों तक जो भी फाइनेंशियल ईयर है, उसमें आपको टैक्स से अजम्पशन मिलती है। द बजट 2023 announcement was made recently in Parliament on February 1st 2023। मतलब 2023 के बजट के अंदर इसको लाया गया है। इन विच मल्टीपल डिसीजन ऑन वेरियस टॉपिक वाज मेड, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया गया है। सेक्शन 81A(c) क्या कहता है? ये वन ऑफ द इशू रेज बाय फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमन टू एनकरेज टू एस्टैब्लिश टू स्टार्टअप इन इंडिया। मतलब ये मेन टॉपिक था फाइनेंस मिनिस्टर का, निर्मला सीतारमन का, कि नए जो स्टार्टअप बन रहे हैं इंडिया के अंदर, जो भी एस्टैब्लिश हो रहे हैं, उनको एंकरेजमेंट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कि उनको टैक्स से रिलीफ मिले, टैक्स हॉलीडे के अंदर लाया गया है, जिसको आपको अप्लाई हुआ है। निर्मला सीतारमन के अकॉर्डिंग स्टेट दैट द पीरियड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्वालिफाइड स्टार्टअप वुड बी एक्सटेंड टिल
अप्रैल 1 2024, मतलब 2024 तक जो भी स्टार्टअप होंगे वो इस सेक्शन 81 AC के अंदर आएंगे। जिसको अप्लाई हुआ है, दिस अमेंडमेंट विल बिकम इफेक्टिव ऑन अप्रैल 1 2023, जो कि अप्लाई हुआ है 1 अप्रैल 2023 से, एंड विल अप्लाई टू द असेसमेंट ईयर 2023-24, जो कि आपके असेसमेंट ईयर 2023 और 24 के लिए एप्लीकेबल है। सेक्शन 81 IAC of Income Tax Act 1961 is an advantage for startup provided by central government. In this section, startup can avail tax reduction of an amount which will be equal to 100% of their profit and gain from qualified business। मतलब जो भी बिजनेस होंगे, स्टार्टअप्स होंगे, जिनकी क्वालिफाइड जिनको एस्टैब्लिश करने की लिमिट है वो अप्रैल 1 2024 तक बढ़ा दी है। जो भी इस पीरियड तक स्टार्टअप होंगे उनको 100% डिडक्शन होगी, जो भी उनका प्रॉफिट होगा या गेन्स होगा क्वालिफाइड बिजनेस से, उनकी 100% उनको डिडक्शन मिल जाएगी 80 IAC के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन क्या है? अंडर द विवाद से विश्वास एक्ट 2020 द अमाउंट पेबल बाय द डेक्लारेंट अंडर सेक्शन 3 ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2021, मतलब उनको जो विवाद से विश्वास जो एक्ट आया है 2020 के अंदर, उसमें अंडर सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग आफ्टर 1 जैन 2021 कितनी अमाउंट उनको पेबल रहती है उसके बारे में बताया है। ये आपको ऑप्शन दिए हैं: अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट टैक्स, द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट टैक्स एंड 10% ऑफ डिस्प्यूट टैक्स, amount of penalty and amount computed by DBT, average of tax error for last 3 assessment year। तो आपको बताना है जो असेसी है उसको कितनी अमाउंट पे करनी है अंडर विवाद से विश्वास एक्ट 2020 के अकॉर्डिंग आफ्टर 1 जनवरी 2021। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। तो अपने आंसर पर आते हैं। इसका आंसर है सेकंड, द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट टैक्स एंड 10% ऑफ डिस्प्यूट टैक्स। जो भी आपकी एग्रीगेट अमाउंट होगी डिस्प्यूट टैक्स की, उसमें 10% ऑफ और ऐड करोगे। आपका जो भी डिस्प्यूट टैक्स बनता है वो आप विवाद से विश्वास एक्ट 2023 के अंदर 2020 के अंदर आप उसकी जो भी आपको अमाउंट बनती है वो इसके अकॉर्डिंग बनेगी कि आपकी एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट टैक्स एंड 10% ऑफ डिस्प्यूट टैक्स, उसके अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशन होगी। तो ये चार्ट भी इसमें यही है। विवाद से विश्वास स्कीम 2020 क्या कहती है? अपील इन पेंडिंग अगेंस्ट डिस्प्यूट टैक्स अमाउंट। जब अमाउंट डिस्प्यूट टैक्स से रिलेटेड है तो क्या होगा? और इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन डिस्प्यूट टैक्स। जब या तो आपकी जो डिस्प्यूट टैक्स अमाउंट से रिलेटेड है पेंडिंग अपील्स, या इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन डिस्प्यूट टैक्स से रिलेटेड है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई होंगी? उसमें अप्लाई होंगी पे होल ऑफ द डिस्प्यूट टैक्स अमाउंट ओनली बिफोर 31 मार्च 2020। मतलब 31 मार्च 2020 से पहले क्या है जी, उसमें आपको पूरा जो आपका एग्रीगेट डिस्प्यूट अमाउंट बनता है वो आपको ओनली पे करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? आफ्टर 31 मार्च 2020 बट बिफोर 30 जून 2020, उसमें क्या होगा? पे होल ऑफ डिस्प्यूट टैक्स
प्लस 10% ऑफ डिस्प्यूट टैक्स ओनली। मतलब इसमें आपको 10% ऑफ और डिस्प्यूट टैक्स को और ऐड करना पड़ेगा आफ्टर 31 मार्च 2020, जो कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दे रही हूँ आपको। सेकंड है अपील इन पेंडिंग अगेंस्ट डिस्प्यूट पेनल्टी इंटरेस्ट और फीस। जब आपकी अपील पेंडिंग है डिस्प्यूट पेनल्टी से रिलेटेड, इंटरेस्ट से रिलेटेड और फीस से रिलेटेड, उस केस में क्या है 31 मार्च 2020 से पहले पे 20% ऑफ डिस्प्यूट पेनल्टी इंटरेस्ट फीस अमाउंट ओनली। मतलब जो भी आपकी पेनल्टी बनती है, इंटरेस्ट बनता है या फीस बनती है, उसका 25% आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन आफ्टर 31 मार्च 2020, लेकिन बिफोर 30 जून 2020 तो क्या होगा, उसमें आपका 25% से बढ़कर 30% ऑफ डिस्प्यूट पेनल्टी इंटरेस्ट और फीस आपको जो भी आपकी बनती है, जिसके अगेंस्ट आपका जो पेंडिंग है केस जो भी बनता है, उसका 30% आपको पे करना पड़ेगा। ये है विवाद से विश्वास स्कीम 2020। इसके बाद आते हैं 7th क्वेश्चन पर। हमारा 7th क्वेश्चन है टैक्स ऑडिट से रिलेटेड। टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी इन केस ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एंड हुज ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ऐसा पर्सन टैक्स ऑडिट जिसके लिए कंपल्सरी है, जो कि कैरी करना है ऑन प्रोफेशन, जिसकी लिमिट बतानी है आपको, ग्रॉस रिसिप्ट कितनी लिमिट होती है टैक्स ऑडिट की, कि आपको टैक्स ऑडिट आपके लिए कंपल्सरी होता है। 60 लाख, 1 करोड़, 40 लाख और 50 लाख, इसकी अलग अलग होती है बिजनेस के केस में, प्रोफेशन के केस में, या जो आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अकॉर्डिंग बिजनेस होते हैं उसके केस में अलग अलग होती है। तो ये पूछा है प्रोफेशन के केस में, जिसकी ग्रॉस रिसिप्ट की लिमिट पूछी है, कि जिसमें आपका टैक्स ऑडिट कंपल्सरी हो जाता है। तो आते हैं इसके आंसर पर। टैक्स ऑडिट कब कंपल्सरी होता है? एक पर्सन जो कैरी कर रहा है प्रोफेशन, जिसकी ग्रॉस रिसिप्ट है 50 लाख से ज़्यादा, उस केस में आपका जो टैक्स ऑडिट है वो कंपल्सरी हो जाता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। प्रोफेशन के केस में क्या है, कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर, कोई भी टैक्स पेयर हो सकता है जिसके ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है, उसको अपना टैक्स ऑडिट करवाना कंपल्सरी हो जाता है। बिजनेस के केस में क्या है, बिजनेस के केस में आपका ग्रॉस रिसिप्ट और ग्रॉस टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको अपना टैक्स ऑडिट करवाना कंपल्सरी हो जाता है। और बिजनेस ऑप्टेड 44 AD, मतलब बिजनेस है जो कि कैटेगरी के अंदर आता है 44 AD, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर आता है। उस केस में आपकी लिमिट क्या है, उसमें ग्रॉस टर्नओवर और रिसिप्ट आपकी 2 करोड़ होनी चाहिए। जब आप लिमिट के अंदर आते हो 2 करोड़ से ज़्यादा होगी तो आप टैक्स ऑडिट कंपल्सरी आपको करवाना होगा। ये आगे आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ही था इसका इम्पोर्टेंट। इसके बाद आते हैं 8th क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट यूज़ ITR 4। अभी हमने पढ़ा था ITR 1 के रिलेटेड, जिसमें मैंने 4th भी बताया था, ITR 4th भी बताया था, कौन कौन फाइल कर सकता है कौन कौन नहीं। तो उसको लेकर आपको याद हो तो आप याद कर सकते हो। ये क्वेश्चन ITR 4 से रिलेटेड है कि कौन असेसी या पर्सन है जो ITR 4 को फाइल नहीं कर सकता। डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर जिसने इन्वेस्टमेंट की हो, एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या ए फर्म अदर देन LLP इफ असेसी इज ए रेजिडेंट हु हैज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऐसे कौन है इन ऑप्शंस में से जो ITR 4 को फाइल नहीं कर सकते? इसके नीचे ऑप्शन दिखा देती हूँ। फर्स्ट है A, B and C, सेकंड है A, B and D, थर्ड है B, D and E, फोर्थ है C, D and E। तो आपको इसमें से करेक्ट बताना है।
ITR 4 कौन फाइल नहीं कर सकता। आप इन क्वेश्चंस के आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है तो आप अपने आंसर दे सकते हो, जिससे मुझे भी पता लगे कि आप हाँ समझ रहे हो इन चीज़ों को। और अगर आपको इनकी फुल एक्सप्लेनेशन देखनी है तो इससे रिलेटेड वीडियोस भी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, अलग अलग वीडियोस है अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, आप उनको जाकर भी देख सकते हो। तो आते हैं इसके आंसर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट यूज ITR 4। ITR 4 के अंदर क्या था, ITR 4 पहले आते हैं ITR 4 कौन कौन फाइल करता है। ए फर्म अदर देन LLP, ये हमने पढ़ा था, अदर देन LLP और जो कि रेजिडेंट हो वो फाइल कर सकता है ITR 4 को। और जिसकी इनकम हो अदर देन सोर्सेज, तो वो भी अदर सोर्सेज से जिसकी इनकम हो वो भी ITR 4 को फाइल कर सकता है। अब कौन रहते हैं, जिनकी कंडीशन ITR 1 से मिलती है वही ITR 4 से मिलती है, जो कि फाइल नहीं कर सकते। डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हो, और एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, वो ITR 4 को फाइल नहीं कर सकते। यही कंडीशन ITR 1 पर भी अप्लाई होती है कि वो भी ITR 1 को भी फाइल नहीं कर सकते। तो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एनी इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स अबव 50 लाख कैन नॉट यूज दिस फॉर्म। मतलब जिसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं है वो इसको फाइल नहीं कर सकते। 50 लाख से ज़्यादा है वो इसको फाइल नहीं कर सकते। एन इंडिविजुअल हु इज़ आइदर a director in a company have investment in unlisted equity share cannot use this form। मतलब कोई डायरेक्टर हो सकता है कंपनी का, या उस पर्सन ने इन्वेस्टमेंट की हो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर के अंदर, वो भी ITR 4 को फाइल नहीं कर सकता। एन इंडिविजुअल HUF और ए पार्टनरशिप फर्म हुज बुक ऑफ अकाउंट शुड बी ऑडिट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ऐसा पर्सन, इंडिविजुअल, HUF या पार्टनरशिप फर्म जिसके बुक ऑफ अकाउंट ऑडिट होते हो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, वो भी ITR 4 को फाइल नहीं कर सकता। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट भी ITR 4 को फाइल नहीं कर सकते। इसके अंदर ओनली रेजिडेंट ही फाइल कर सकते हैं। इन केस एन इंडिविजुअल इज आइदर ए डायरेक्टर इन ए कंपनी or have investment in unlisted share, deferred tax on ESOP receive from employee being an eligible startup, वो भी ITR 4 को फाइल नहीं कर सकता। Having an agriculture income of more than 5,000, जिसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है वो भी ITR 4 को फाइल नहीं कर सकता। इसके बाद आते हैं ITR 4 को फाइल कौन कौन कर सकते हैं। ITR 4 को फाइल बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो आपकी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर आते हैं, वो ITR 4 को फाइल कर सकते हैं। बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44AD और 44AE वो फाइल कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कैलकुलेट अंडर सेक्शन 44ADA, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन जो कैलकुलेट होती है अंडर सेक्शन 44ADA के अंदर, वो भी ITR 4 को फाइल कर सकते हैं। सैलरी एंड पेंशन इनकम जिनकी 50 लाख से ज़्यादा है वो ITR 4 को फाइल कर सकते हैं, लेकिन जिनके 50 लाख से कम है वो नहीं कर सकते। इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी विद इनकम अप टू 50 लाख वो ITR 1 को फाइल कर सकते हैं, 4 को फाइल कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैविंग इनकम अप टू 50 लाख वो भी ITR 4 को फाइल कर सकते हैं। एक्सक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस, मतलब अदर सोर्सेज की इनकम के अंदर जो कि विनिंग लॉटरी और हॉर्स रेसेस की इनकम को एक्सक्लूड किया गया है, और लेकिन अदर सोर्सेज की इनकम 50 लाख से कम है, अप टू 50 लाख वो इसके अंदर आते हैं, वो इसके अंदर फाइल कर सकते हैं।
अब आते हैं 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन है सीक्वेंस से रिलेटेड, जो कि अभी रिसेंट मैंने वीडियो डाली है, कंप्यूटेशन ग्रोस एनुअल वैल्यू ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये आपको सीक्वेंस बताना है कि हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है उसको कंप्यूट करना है, ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालनी है, तो उसके क्या क्या स्टेप होंगे। ये मैंने अभी रिसेंटली ही वीडियो डाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, कभी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से, कभी सैलरी हेड की इनकम से, कभी एग्रीकल्चर की इनकम से, कभी बिजनेस एंड प्रोफेशन से। तो सॉल्व कीजिए इसको। तो सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले पॉइंट क्या दिया है, फाइंड आउट द रेंट एक्चुअल रिसीव और रिसीवेबल आफ्टर एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज रेंट बिफोर डिडक्टिंग लॉस ड्यू टू वैकेंट। सेकंड पॉइंट दिया है फाइंड आउट द लॉस बिकॉज ऑफ वैकेंट। ये बी पॉइंट तो आपका आएगा नहीं, तो बी पॉइंट आपका ऑप्शन में दिया भी नहीं है पहले नंबर पर। फिर आते हैं फाइंड आउट द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। ये आपका आ सकता है फाइंड आउट विच वन इज अ हायर अमाउंट कंप्यूट इन सी और ए। मतलब डी से पहले आपका सी और ए आना चाहिए, क्योंकि इसमें बताया है दोनों में से हायर अमाउंट होगी वो डी पॉइंट के अंदर आएगी। तो पहले आ जाता है हमारा फाइंड आउट द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। फिर आ जाता है फाइंड आउट the actual received and receivable after excluding unrealized rent before deducting loss due to vacant। मतलब अनरियलाइज रेंट को तो एक्सक्लूड कर दिया, लेकिन बिफोर डिडक्टिंग लॉस ड्यू टू वैकेंट, वो लॉस को डिडक्ट नहीं किया जो कि वैकेंट मतलब खाली रहने की वजह से हुआ है। तो पहले आ गया हमारा सी, फिर आ गया हमारा ए, देन आ गया डी, जिसमें दोनों में से जो भी हायर अमाउंट होगी वो डी के अंदर आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, ई पॉइंट में क्या किया है, डी एंड बी इज अ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। डी में से बी को आप बी को लेस करोगे तो क्या आएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो इससे पता लग रहा है आपका डी के बाद आपका बी आएगा, क्योंकि डी हाईएस्ट अमाउंट होगी, उसमें से आप अपने जो भी आप का जो हाउस है उसको खाली रहने की वजह से जो लॉस हुआ है वो आपका उसमें से अमाउंट लेस हो जाएगा। लेस होने के बाद आपका आ जाएगा ई पॉइंट, जिसमें डी माइनस बी इज अ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका 1। पहले आ गया सी, देन ए, फिर डी और फिर बी और देन आखिरी में ई, जो कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी डी माइनस बी होकर आ जाएगी। इसका चार्ट भी मैंने ऐड किया है, अगर आपको इसमें से कुछ समझना है तो इससे रिलेटेड भी वीडियो है कंप्लीट, आपको उसको उसमें समझ सकते हो। लेकिन जैसे आपको पता है इसकी वीडियो मैं साथ में ही अपलोड कर दूंगी, पीडीएफ अपलोड कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, उसको जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपकी इनकम टैक्स की जो प्रिपरेशन है ना वो काफ़ी इजी हो जाएगी। फिर इसके बाद आते हैं अपने 10th क्वेश्चन पर। ये हमारा है AMT, जो है अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स प्रोविज़न आर एप्लीकेबल ऑन। मतलब जो AMT है और MAT है, ये टैक्स क्या होते हैं, ये किसके ऊपर अप्लाई होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है AMT अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स किसके ऊपर अप्लाई होता है, कॉरपोरेट एसएससी के ऊपर, नॉन कॉरपोरेट एसएससी के ऊपर, HUF के ऊपर एंड इंडिविजुअल के ऊपर। तो आपको बताना है किसके ऊपर AMT प्रोविज़न है वो अप्लाई होता है। तो इसके आंसर पर आते हैं, AMT अप्लाई होता है नॉन कॉरपोरेट एसएससी के ऊपर, जो कि इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड की है। MAT और AMT क्या होता है, MAT होता है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स और AMT होता है अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। ये एप्लीकेबल होता है
MAT एप्लीकेबल होता है कंपनीज के ऊपर, लेकिन AMT अदर देन कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है, जिसको हम नॉन कॉरपोरेट असेसी भी बोलते हैं। लेकिन MAT हमारा होता है कॉरपोरेट असेसीज के ऊपर, कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है। बेस ऑन MAT बेस होता है बुक प्रॉफिट पर, लेकिन AMT बेस होता है एडजस्टेड टोटल इनकम पर। इसमें इनकम अजम्प्ट अंडर सेक्शन 10 में क्या होता है, MAT के अंदर होता है एक्सक्लूसिव एक्सेप्ट 1038, लेकिन इसमें एक्सक्लूडेड होता है LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 54 EC के ये किसके ऊपर अप्लाई होता है, MAT इसके अंदर पेबल होता है, लेकिन AMT नॉट पेबल इसके अंदर होता है। इसमें से यही आता है, यही क्वेश्चन बनता है। ज़्यादा आप इस पढ़ना चाहते हो इसमें से पढ़ सकते हो, और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, जिससे कई बच्चों को डिफ़िकल्टीज होती है इतनी लंबी वीडियोस देखने में। तो ऐसी सीरीज़ चलती रहेंगी अकॉर्डिंग टू यूनिट्स, कभी किसी यूनिट की, कभी किसी यूनिट की। अभी मेरी जो इनकम टैक्स की यूनिट कंप्लीट हुई है, इसलिए मैंने आपको इनकम टैक्स के PYQ प्रोवाइड करवाए हैं। ऐसे ही आपको लगभग 50-60 मैं PYQ इनकम टैक्स के इस सीरीज़ के अंदर कवर करवा दूंगी, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है, टॉपिक्स है, वो आपके कंप्लीट कवर हो जाएंगे। ज़्यादा आपको वीडियो से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप जो मेरी कंप्लीट वीडियो की सीरीज़ है, जिसमें फुल एक्सप्लेन किया हुआ है हर टॉपिक को, उसको जाकर आप देख सकते हो। ITR का रिलेटेड कंप्लीट ITR, या टैक्स ऑडिट से रिलेटेड, या विवाद से विश्वास एक्ट, या टैक्स हॉलिडे से रिलेटेड, जो भी आपको हमारी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड, या सीक्वेंस से रिलेटेड, जो भी आपको इस तरह की वीडियोस जो आपको चाहिए, वो आपको सारी उसके अंदर अलग अलग मैंने बनाई हुई है, जिसको आप जाकर देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए आपको कैसी वीडियो लगी। थैंक यू सो मच।